मॉर्निंग दोस्तों, कमाउत परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज की अपनी क्लास का टॉपिक है मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश। इस क्लास में दोस्तों आज अपन टॉप 50 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास को आप एंड तक देखिए ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से बना है? मानसून शब्द किस भाषा से बना है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? यानी कि चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सी विशेषता है जो मानसूनी वर्षा की नहीं है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है, बिल्कुल सही है। तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जब पूर्वी जेट द्वारा दक्षिणी ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट हो जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु ही लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। यानी कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो आर्द्र जो पवनें हैं, आर्द्र पवनें यानी कि जो ठंडी पवनें हैं, वो लौटते समय किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं? तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। यानी कि लौटते मानसून की जो आर्द्र पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु में पवनों की, तो ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर बहती है, समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर बहती है लौटते हुए मानसून की आर्द्र पवनें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, नीचे दिए गए कदमों नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन एक कहता है कि चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि जो चेन्नई है वो लौटते हुए मानसून से यानी कि बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है, जबकि मुंबई तटीय प्रदेश होने के कारण इतनी वर्षा नहीं कर पाता। कथन दो कहता है कि चेन्नई में लौटते हुए मानसून से वर्षा ज्यादा होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि दोनों कथन, एक व दोनों कथन दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा विद्वान मानसून से संबंधित नहीं है, मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनार्ड। यानी कि इन तीनों साइंटिस्टों ने, फ्लोर रामनाथन और कोटेश्वरम ने मानसून सिद्धांत पर अध्ययन किया था, जबकि कोनार्ड ने मानसून के सिद्धांत पर कोई अध्ययन नहीं किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पी कोटेश्वरम ने भारत और तिब्बत के बीच जो मानसून है उसे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था पी कोटेश्वरम वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में एक दिया जो संबंधित है, यानी कि मानसून की उत्पत्ति दी थी। इसने पी कोटेश्वरम ने मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, उत्तर पूर्वी शीत मानसून पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी शीत मानसून पवनें कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं, जो तमिलनाडु में स्थित है,
जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा भाग है जो अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल तट और रायलसीमा वो भाग है, भारत का वो भूभाग है जो उत्तर पूर्वी मानसून से अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। ये देख लीजिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था कि मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में किस ओर बहती हैं। तो मानसून पवनें जो ग्रीष्म ऋतु में यानी कि समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, जबकि उत्तर पूर्वी की जो पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें स्थल से समुद्र की ओर, तो उत्तर पूर्वी जो मानसूनी पवनें हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, जो कि कोरोमंडल तट पर क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? ठीक है दोस्तों, भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं हैं वो किस दिशा की ओर चलती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं हैं ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये अपने भारत का नक्शा है, तो ये इस दिशा से चलती है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों सबसे पहले केरल तट यानी कि मालाबार तट पर पहुंचता है। केरल तट यानी कि मालाबार तट पर पहुंचता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों? आपको बताना है कि भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से जिस क्षेत्र में वर्षा होती है वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी कि कोरोमंडल तट इन दोनों राज्यों में स्थित है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर शरतकालीन वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट स्थित है। या आपको शरतकालीन वर्षा दे या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून आपसे पूछे या शीतकालीन वर्षा पूछे, इसका आंसर एक ही होगा, कोरोमंडल तट या फिर तमिलनाडु या फिर चेन्नई या फिर तमिलनाडु और कर्नाटक, इनमें से कोई भी ऑप्शन दे, तीनों ऑप्शन का यही आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी बारिश किस राज्य की विशेषता है? ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी बारिश किस राज्य की विशिष्टता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कौन सा राज्य? तमिलनाडु जो है, यहाँ पर दोनों ही ऋतुओं में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी बारिश की विशेषता है। कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकतर जिन कारणों से होती है वे कारण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो कारण हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही कोरोमंडल तट पर शरदकालीन वर्षा अधिकतर होती है। यानी कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकतर जिन कारणों से वो होती है वो कारण कौन से हैं? यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून ही उसका कारण है, जहां पर तमिलनाडु पर सर्वाधिक वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय में स्थित मोसिनराम स्थान नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो 11,871 मिलीबार वर्षा होती है। ठीक है, मिलीबार वर्षा यानी कि मिलीमीटर की वर्षा होती है। 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? मोसिनराम, जो कहाँ पर स्थित है? मेघालय के खासी जिले के अंदर स्थित है। मेघालय के खासी जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में काल बैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि कौन सी है?
यानी कि जब भारत में जो काल बैसाखी वर्षा होती है, काल बैसाखी को दूसरे नाम से नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए बहुत ही विनाशकारी पवने की जो एक बारिश होती है। तो ये वर्षा किस घटित होने की कौन सी अवधि है इनकी? मध्य मार्च से ये मध्य अप्रैल के मध्य ये वर्षा होती है, मध्य मार्च से मध्य अप्रैल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो काल बैसाखी जो वर्षा होती है ये किसके लिए लाभदायक होती है? चाय के लिए, चाय, पटसन व चावल के लिए बहुत लाभदायक होती है। ठीक है, के लिए लाभदायक होती है। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि काल बैसाखी वर्षा किन फसलों के लाभदायक होती है, तो चाय, पटसन और चावल के लिए लाभदायक होती है। और काल बैसाखी को दूसरे नाम से यानी कि नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जब बैसाख के महीने में बहुत ही विनाशकारी पवनों के रूप में उभर कर आती है, जो पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर वर्षा करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इस नाम से जानते हैं अपन इसको, काल बैसाखी का नाम से। ठीक है, काल बैसाखी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसून में से किसे प्रभावित नहीं होता है? मानसून जो होता है वो निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो मानसून नॉर्वेस्टर से प्रभावित नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉर्वेस्टर को अपन काल बैसाखी भी कहते हैं, काल बैसाखी, जो कि पश्चिम बंगाल व बिहार में विनाशकारी वर्षा करती है। और ये विनाशकारी वर्षा चाय, पटसन व चावल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है, पटसन व चावल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, यानी कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चक्रवात विक्षोभों के कारण उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में से कौन सा सघन का एक रूप है? निम्न में से कौन सा संघनन का एक रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहरा। कोहरा संघनन का एक रूप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई के अंत में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कौन सा होता है? ITCZ को उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है, कहाँ पर रहती है? तो ये रहती है दोस्तों विंध्याचल पर्वत की तलहटी के साथ, कर्क रेखा के ठीक उत्तर में, कर्नाटक पठार के साथ, हिमाचल के दक्षिणी ढाल के साथ रहती है। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति कहाँ पर रहती है? हिमाचल के दक्षिणी ढाल के साथ रहती है। यानी कि जेट स्ट्रीम जो हवाएं हैं हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती हैं। जब जेट स्ट्रीम धाराएं हैं ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक धारा तिब्बत के पठार से होते हुए निकल जाती है, जबकि जो दूसरा भाग है यानी कि दूसरी धाराएं हैं वो हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती हैं, जिसके कारण शीत ऋतु में उत्तरी भारत में वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से कौन सा एक तत्व भारतीय मानसून का नियंत्रक है? कौन सा तत्व है जो भारतीय मानसून का नियंत्रक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेट स्ट्रीम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जेट स्ट्रीम ये है जो भारतीय मानसून का नियंत्रक कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, तो गर्मियों में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता, यानी कि कोलकाता के जो बंदरगाह है
वहाँ के अधिकारी को सचेत किया जाता है जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या होता है, विकास होता है, तब कलकत्ता बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक में वर्षा की न्यूनतम विचलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट, यानी कि मालाबार तट पर मानसून की जो न्यूनतम विचलता का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय तथा मेघालय के मौसिनराम क्षेत्र में होती है। ठीक है, हिमालय के मौसिनराम क्षेत्र में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, भारतीय जलवायु कहलाती है। भारतीय जलवायु कहलाती है। ठीक है, तो भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है, क्योंकि जो कर्क रेखा है भारत के मध्य भाग से होकर के गुजरती है। इसी कारण भारत की जो जलवायु है उपोष्णकटिबंधीय मानसून ना होकर के उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। कोपेन के वर्गीकरण में ए दर्शाता है। ठीक है, तो कोपेन के वर्गीकरण में ए क्या दर्शाता है, कोपेन का जो वर्गीकरण इसके अंदर ए उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। आगे अपन देखेंगे कि कोपेन का जो भी वर्गीकरण है जलवायु, उसको मैप के अनुसार अपन देखने वाले हैं। ठीक है, ये देख लीजिए कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु का वर्गीकरण, इसको अपन मैप में देखेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए सबसे दक्षिण में AMW लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, जो गोवा के दक्षिण में यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर यानी कि पश्चिमी घाट पर AMW जो लघु शुष्क ऋतु मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर बात करें AS की तो ये कोरोमंडल तट पर यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्र में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शुष्क शीत मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें DFC लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, ये केवल अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें ET यानी कि टुंड्रा जलवायु की, तो ये उत्तराखंड जिले में पाई जाती है, यानी कि जो नेपाल के पास में स्थित उत्तराखंड राज्य के अंदर ये पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें टुंड्रा जलवायु की यानी कि ई, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद BSHW यानी कि स्टेपी वनस्पति की अगर बात करें तो ये पंजाब के बाद पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी गुजरात में ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद BWHW की अगर बात करें तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ये देख लीजिए मैप में इनके लोकेशन आप देख लीजिए। BSHW का थोड़ा सा हिस्सा कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें AW उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु की, तो ये जलवायु कर्क वृत्त दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग इसमें पाया जाता है। ठीक है, CWG की अगर बात करें तो शुष्क शीत ऋतु की जो मानसूनी जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, गंगा का पूर्वी मैदान यानी कि गंगा के पूर्वी मैदान और पूर्वी राजस्थान, इसके बाद उत्तरी मध्य प्रदेश व पूर्वी भारत का अधिकतर भाग CWG जलवायु यानी कि शुष्क शीत ऋतु की जो मानसूनी जलवायु उसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको वनडे एग्जाम में रिवीजन में आपको बहुत ही कम समय में आप इसे रिवाइज कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि डेली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरी जो क्लास है दोस्तों रोज़ सुबह 9 बजे आती है, तो आप 9 बजे रेडी रहा करें इस क्लास को लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।